आज के इस विशेष सत्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 9 बजे से मैं लाइव होऊंगा और इस लाइव चर्चा के दौरान हम आज कहानी के अनुवाद पर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को ये लाइव स्ट्रीम दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट में देख लूँ। चलिए, बहुत सुंदर लाइव स्ट्रीम दिख रहा है आप लोगों को। हम लोग अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि हिंदी में लिखी हुई, अंग्रेजी से हिंदी का तो आप लोगों ने खूब अनुवाद किया है आज तक और करते ही रहते हैं, लेकिन जब हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की बात आती है तब एक छोटी सी समस्या ये होती है कि चूंकि हम अभ्यस्त हैं, हमारी भाषा हिंदी है मातृभाषा, तो अंग्रेजी से या किसी अन्य भाषा से हम अपनी भाषा में अनुवाद आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा से दूसरी भाषा में जब अनुवाद करना होता है तब हमें कठिनाई होती है, क्योंकि शब्दों का चयन बहुत कठिनाई से कर पाते हैं, शब्द नहीं मिल पाते। शब्द न मिल पाने के कारण हमें असुविधा होती है, और विशेषकर जब परीक्षा के लिए आपको अनुवाद करना होता है, परीक्षा का अनुवाद और जब आप फ्रीलांसिंग अनुवाद करते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जब आप परीक्षा देते हैं तो आपकी परीक्षा में जो परीक्षक होते हैं, परीक्षक यह देखते हैं कि आप किस तरह से अनुवाद कर रहे हैं, आपकी अनुवाद की शैली क्या है और आप उसमें कितनी गलतियां करते हैं। चूंकि गलती अधिक करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे। वहाँ तो हजारों लोग रहते हैं, भीड़ में उन्हें सबसे बेस्ट लेना है, तो कुछ छोटी मोटी कमी भी दिखी तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर कैसे हो कहानियों का अनुवाद परीक्षा की दृष्टि से, और विशेषकर आप कहानियों का अनुवाद, जैसे अभी आप लोग सुन ही रहे हैं, तमाम ऐसे लेखक हैं जो अपनी कहानियों का अनुवाद करवा रहे हैं। दोनों में तारतम्य बनाते हुए हम आज की चर्चा में बात करेंगे कहानी का अनुवाद। और आज की कहानी का अनुवाद मैंने लिया है, श्रीमती माला वर्मा जी हैं, कलकत्ते में हैं और बहुत अच्छी लेखिका हैं, कई पुरस्कार पा चुकी हैं। एक गृहिणी होते हुए भी लेखन का कार्य करती हैं और अब तक मेरे विचार से 40 देश घूम चुकी हैं, और 40 देश घूमने के बाद उन्होंने लगभग 15 हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखा है। मतलब कैसे जाएं, क्या करें, वहाँ क्या है। अगर आप लोग उनकी पुस्तक पढ़ना चाहें, क्योंकि हिंदी में इतनी यात्रा वृत्तांत किसी लेखक या लेखिका ने नहीं लिखी होगी जो माला जी ने लिखा है, तो आप चाहें तो उनकी किताबें अमेजन पर उपलब्ध हैं, देख सकते हैं, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ सकते हैं। तो माला वर्मा जी से विशेष अनुमति लेकर, चूँकि ये ज़रूरी होता है हम किसी का भी जब अनुवाद करें तो उनसे अनुमति ले लें, नहीं तो बाद में कॉपीराइट की बात आएगी। तो उनकी अनुमति लेकर के मैडम ने मुझे अनुमति दी है कि मैं उसके इस कहानी का अनुवाद कर सकूं और आप लोगों से चर्चा कर सकूं। तो मैडम, आपकी परमिशन से हम ये बात आज यूट्यूब पे रखने जा रहे हैं। आशा है आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक है हिंदी में 20 रुपये। अब देखिए, सबसे पहले जैसे आप प्रेसीज लिखते हैं ना, कहीं भी किसी जगह जब आपको प्रेसी लिखने के लिए प्रश्न दिया जाता है तो प्रेसी आप लिखते हैं तो प्रयास ये रहता है आपका कि उसमें समतुल्य ऐसा कोई शब्द दें जो अट्रैक्टिव हो, देखने में आकर्षक लगे। तो यहाँ आप क्या देंगे? 20 रुपीज़, 20 बक्स, आजकल बक कहा जाता है ना, 20 बक्स। क्या लेना चाहेंगे यह आपके ऊपर मैं पूर्णतः छोड़ता हूं। आप इसके लिए एक सुटेबल या फिर एक अच्छा सा शीर्षक ले लें, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान जो कपड़े पहनता है वही उसकी पहचान बन जाती है। इसी तरह से जब आप कोई लेख लेते हैं और उसका शीर्षक ही आपके कहानी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाता है। हमने 20 रुपीज़ या 20 बक्स जो भी लिखना था लिख लिया। अब माला वर्मा जी ने लिखा है, उनका नाम लिख देंगे। अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से सबसे पहले मैं बताऊं कि जब आप परीक्षा के लिए लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन का विशेष ध्यान रखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रयास करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखने का, कुछ बातों को छोड़कर, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। अगर कंटिन्यूअस में है तो प्रयास करते हैं कंटिन्यूअस में रहे, अन्य रूप में वह रूप रखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है एक रूपता, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर
आप परीक्षा के लिए कर रहे हो, एक रूपता का ध्यान रखेंगे। किसकी एक रूपता? शब्दों की एक रूपता। जैसे मान लीजिए यहाँ आगे आया हुआ है महिला, महिला के लिए मान लीजिए आप एक जगह प्रयोग करते हैं वुमेन, तो दूसरी जगह भी वुमेन लिखेंगे, लेडी नहीं लिखेंगे। और अगर आपने एक जगह लेडी लिखा है तो आप आगे भी लेडी ही लिखते चलेंगे। दूसरी बात, ये जो रुपए जो शब्द हैं, रुपए के लिए अगर आपने बक्स का प्रयोग किया है तो आगे भी आप बक्स का प्रयोग करेंगे। अगर आपने रुपीज़ का प्रयोग किया है तो आप प्रयास करेंगे कि रुपीज़ लिखें। ये एक रूपता जरूरी है, चाहे परीक्षा में लिख रहे हो या फिर आप बाहर लिख रहे हो। दूसरी बात क्या होती है, अनुवाद। जैसे मैंने आप लोगों ने भी पढ़ा होगा अनुवाद सिद्धांत में कि जब हम अनुवाद करते हैं तो पहला अनुवाद करते हैं शब्दानुवाद, दूसरा अनुवाद करते हैं भावानुवाद। मतलब उसका भाव लेकर के हम अपने हिसाब से लिखते हैं। शब्दानुवाद शब्द दर शब्द अमूमन प्रशासनिक अनुवाद में होता है। यहाँ हम मुक्त छंद अनुवाद, एकदम फ्री हो जाएंगे, माइंड फ्री रखेंगे अपना, और मुक्त छंद वो उसमें दोनों मिला रहेगा, शाब्दिक भी रहेगा और भावानुवाद, दोनों को लेते हुए चलेंगे। कहीं कहीं शाब्दिक करेंगे और कहीं संदर्भ के अनुसार भावानुवाद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइव जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है, और आप लोग चर्चा में भाग ले सकते हैं। बस जो लोग नए लोग हैं वे, मुझे लगता है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर वो हमारी चर्चा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोगों का स्वागत है, हम आगे बात करते हुए चलते हैं। तो यहाँ जो मैं बता रहा था, क्या आप मुझे 50 रुपये दे सकते हैं? कैन क्या के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेजी जो होते हैं, अंग्रेज जो बड़े पोलाइट शब्दों में बात करते हैं, बड़े मृदुभाषी होते हैं, तो हम इसको कैन यू प्लीज़, प्लीज़ लगाते ही थप्पड़ मारें तो सॉरी, थैंक यू कुछ किया तो, और कुछ याचना किया तो प्लीज़ लगाते हैं। तो अंग्रेजी भाषा कुछ ऐसी है कि उसमें इन चीज़ों की संभावना अधिक रहती है। तो कैन यू प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कैन यू प्लीज़ की जगह आप कुड यू प्लीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुड यू प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ उधार नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ उधार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो रुपए जो है, यहाँ उधार शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर उधार होता तो हम यहाँ लेंड का प्रयोग करते, LEND, लेकिन उधार नहीं है तो लेंड का प्रयोग नहीं करेंगे। कैन यू प्लीज़ या कुड यू प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़ या 50 बक्स, जो आप लिखना चाहें। ठीक है, मैं चौंक गया। देखिए मैंने इसका किया हुआ है, मैं चौंक गया। अब देखिए चौंकने के लिए आज शाम को मैं ऑनलाइन चर्चा कर रहा था ऑफलाइन वालों से, तो उन लोगों ने मुझे चौंकने के लिए कई शब्द बताया। किसी ने एस्टोनिश्ड कहा, किसी ने अम्यूज्ड कहा, ठीक है, और भी 2 विकल्प उन्होंने दिया था। मुझे लगा चौंकना क्या है, अरे ऐसा हो गया, आश्चर्यचकित कहाँ होता है जहाँ अम्यूज्ड, जैसे आपको भरोसा नहीं आपकी नौकरी लग गई, वहाँ अमेज्ड का प्रयोग करें, बहुत अच्छा है। क्योंकि अरे वो बोलते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका टूटना, इस तरह की जब बात हो तो वहाँ अमेज्ड अम्यूज्ड लिखें चलेगा। लेकिन यहाँ चौंकने के लिए मुझे लगता है ये शॉक्ड शब्द अधिक उपयुक्त है। तो मैं चौंक गया के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं आई वॉज शॉक्ड। इसके बाद अगला वाक्य लिखते हैं, सामने बर्थ पर बैठी एक संभ्रांत महिला ने मुझसे ये बात कही। ध्यान देंगे यहाँ ये जो संभ्रांत शब्द है इसके लिए कई विकल्प हैं, वेल टू डू, उसके बाद कुछ लोग इसके लिए एलिट का प्रयोग किए हैं, कुछ लोग रिच का प्रयोग किए हैं। शाम की जो मैं चर्चा ले रहा था ऑफलाइन में, तो वहाँ लोगों ने अलग अलग विकल्प दिया। आपको जो विकल्प अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मुझे जैसे अच्छा लगा एलिट अच्छा लगा। अब ध्यान दीजिएगा, एलिट अगर आपने एक जगह प्रयोग किया है तो आगे भी आप इसका प्रयोग करते रहते हैं। एलिट ई से शुरू हुआ है तो उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे, एन एलिट। कुछ लोग एलाइट भी कहते हैं, भाषा की अशुद्धि है, आप मान लीजिए एलिट एलाइट, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एन एलाइट। अब यहाँ देखिए हमने लेडी का प्रयोग किया है, लेडी, आप वुमेन लिखना चाहते हैं तो वुमेन भी लिख सकते हैं, एन एलाइट लेडी सिटिंग। अब एक संभ्रांत महिला, देखिए अनुवाद ऐसे करते हैं, किसने, कर्ता, सब्जेक्ट आ गया संभ्रांत महिला, उसके बाद वो कहाँ थी, प्लेस हम लेके आएंगे ना, तो सामने बर्थ पर बैठी हुई थी। इसके लिए हम कहेंगे हु वॉज सिटिंग या फिर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई बर्थ, दोनों में से कोई एक। आप अगर यहाँ हु वॉज सिटिंग लिखना चाहें तो आप हु वॉज सिटिंग भी जोड़ सकते हैं,
हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने, कहाँ, बर्थ के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई बर्थ, सेड दिस, यहाँ है ना, मुझसे ये बात कही। अब देखिए एक चीज है, चूंकि मुक्त छंद अनुवाद करते हैं, कुछ छोड़ते चलेंगे। आप यहाँ टू मी जोड़ना चाहते हैं तो टू मी भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुझसे ही हो रही है और मैं ही किसी को बता रहा हूँ, तो यहाँ सेड दिस टू मी न भी लिखें, सेड दिस तक लिखते हैं, तब भी आपका अनुवाद खराब नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आश्चर्यचकित होकर मैंने पूछा, ध्यान देंगे यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ, तो यहाँ ये बात रहेगी कि ये जैसे नरेशन आप पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में इस तरह का कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रहता है, तो आप उसका प्रयोग करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और उसको उसी रूप में लिखेंगे। मैंने बताया शैली नहीं छोड़नी है। अब इसमें देखिए, आप वाक्य संरचना शुरू करिए। आश्चर्यचकित होकर, चूंकि यहाँ शॉक्ड लिखा है, शॉक्ड के बाद हमने सरप्राइज्ड का प्रयोग कर दिया है, चल जाएगा, आप अम्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सरप्राइज्ड आई आस्क्ड, ये बहुत अच्छा शब्द चयन है और बहुत छोटे में, सरप्राइज्ड आई आस्क्ड। देखिए जितना आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना ही आपका जो अनुवाद है वो लोगों में प्रचलित हो पाएगा या लोग उसको स्वीकार कर पाएंगे। सरप्राइज्ड आई आस्क्ड लिखा, मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। क्या पूछा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, देखिए यहाँ मैंने दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए, ये रंग बदल देता हूँ इनका तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाल रंग में मैंने कर दिया, इसको हरे में कर देता हूँ। क्या, क्या आप मुझसे कह रही हैं, आर यू, कहना का टेलिंग मी, कुछ लोगों ने इसको आर यू आस्किंग मी लिखा है, मैं उसको भी मान लेता हूँ क्योंकि वो मांग रही है ना, तो मांगने के लिए आप आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आर यू रिक्वेस्टिंग मी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला वाक्य लेते हैं। हाँ मुझे 50 रुपए की सख्त ज़रूरत है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में चल रहा है, उसी परिपाटी पे चलेगी। अब देखिए हाँ के लिए मैंने यस का प्रयोग किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऐसे ही चल रहा है। अब सख्त ज़रूरत है, तो डायर नीड ज़्यादा अच्छा शब्द है, ज़्यादा उपयुक्त शब्द है, और आई एम इन डायर नीड इसके लिए सही अनुवाद होता है। आई एम हार्डली इन नीड मत लिख दीजिएगा, सख्त के लिए हार्ड होता है, तो आप सोचें सख्तली कर दें, एलवाई कर दें, तो वो मत करिएगा, हार्डली मतलब आवश्यक नहीं होगा। आई बैडली नीड चलेगा। ठीक है, और भी दो शब्द आए थे, लेकिन मुझे डायर नीड ज़्यादा पसंद है, आपको जो पसंद है। देखिए एक चीज़ और मैं बताऊं कि मैं जो बता रहा हूं, आप शैली उसको मेंटेन करिए, अगर उससे अच्छा शब्द लगे आप शब्द ले लीजिए, शब्द आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने महिला को गौर से देखा, गौर से देखना, गौर से देखना, कुछ लोग स्टेयर लिखते हैं, मतलब घूरना, लेकिन घूर तो सकते नहीं, तो लुक्ड एट द वुमेन क्लोजली लिख देते हैं। क्लोजली का मतलब भी उसी तरह से आता है, गौर से देखना, आई लुक्ड एट द वुमेन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एक जगह मैंने लेडी प्रयोग किया है, जानबूझ करके मैंने इस तरह का प्रयोग आपको दिखाने के लिए किया है। एक जगह हमने लेडी प्रयोग किया, दूसरी जगह हम वुमेन प्रयोग कर दें तो नहीं चलेगा, क्योंकि एक रूपता नहीं रह जाती शब्दों की, तो इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे, एक रूपता बनाए रखने के लिए आप इस चीज़ पे, ठीक है, ध्यान देंगे। खुशबू जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीच बीच में मैं आप लोगों का नाम पुकार लिया करूँगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम खुशबू जी के साथ। धीरू वर्मा जी ने भी कहा है थैंक यू, जुड़े रहिए धीरू जी, इस तरह के सत्र आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, हो गया लेडी, मैंने बदल दिया वुमेन को लेडी, इसकी एक रूपता का नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आपका अनुवाद थोड़ा कमजोर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कपड़े लत्ते वेशभूषा सब कुछ अच्छा था, मान लीजिए कपड़े लत्ते और वेशभूषा क्या कहा जाएगा इसके लिए, मैंने लिखा है वेल ग्रूम्ड, अच्छी तरह सजी संवरी। ठीक है, एंड ड्रेस्ड, कुछ लोगों ने वेल ड्रेस्ड का भी प्रयोग किया है, चल जाएगा, क्योंकि मैं बताता चल रहा हूँ कि आसान तरीके से हम अनुवाद सीख रहे हैं। वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड, दो बार वेल लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग वॉज फाइन। अब एक चीज देखिए, सब कुछ बढ़िया के लिए तो हमने एवरीथिंग वॉज फाइन आप लोगों की सलाह पर ले लिया, लेकिन क्या लगता है वाक्य के अनुरूप हो रहा है क्या?
मुझे लगता है नहीं हो रहा है। शी वॉज वेल ग्रूम्ड एंड वेल ड्रेस्ड अगर लिख दें, एंड क्या होगा यहाँ, एंड एवरीथिंग अपीयर्ड फाइन लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बढ़िया मतलब मैडम को बढ़िया लगा होगा, सब कुछ बढ़िया लग रहा था, तो यहाँ अपीयर्ड का प्रयोग कर लें। एवरीथिंग अपीयर्ड फाइन, वाज फाइन की जगह आप चाहें तो अपीयर्ड लिख सकते हैं। मतलब दिख रहा था कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, गरीब घर की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप अगर एवरीथिंग वाज फाइन लिखें तो भी अच्छा है। अगला है किसी अच्छे घर के महिला सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है कि उसके जैसा दृश्य। जैसे मान लीजिए आपने अमिताभ बच्चन को देखा मुंबई में, थोड़ी देर बाद आप कलकत्ता आए, देखे अमिताभ बच्चन वहाँ खड़े हैं, बाद में पता चला ये उसके समरूप हैं। या फिर मान लीजिए आप बहुत अमीर हैं, कोई व्यक्ति आप हैं बहुत अमीर हैं, कोई दूसरा दिखा वो भी आपके जैसा सजा संवरा, तो लोग हम कहेंगे हाँ फलाने जैसा है, तो वहाँ सादृश्य का प्रयोग होता है। ठीक है, सादृश्य जो सदृश्य सादृश्य ये शब्द संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। इसके लिए रिजेंबलिंग का प्रयोग किया है अनुवादक ने। रिजेंबलिंग ए वुमन फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू लगाया गया है संभ्रांत के लिए, किसी अच्छे घर के लिए। आप क्या लिखना चाहेंगे? ये जो रिजेंबलिंग है आप इसको लिख सकते हैं सी अपीयर्ड फ्रॉम ए, क्या होगा, वेल टू डू फैमिली, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या इट अपीयर्स दैट सी वॉज फ्रॉम ए, या फिर आप लिख सकते हैं अगला वाक्य मैं अगर यहां दूं, इट अपीयर्ड या अपीयर्स दैट सी इज फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। दो तीन तरह से आप इसको ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आगे बढ़ें 3 लाइनों के बाद। किंतु ये 50 रुपए किस बात के लिए? 2 लाइन और करा के फिर मैं आज के सत्र को यहीं समापन की ओर ले चलूंगा। अगर आपको लगता है तो अगले सत्र में हम फिर इस पे चर्चा कर सकते हैं। किंतु ये 50 रुपए किस बात के लिए? क्या लिखेंगे इसका? बट, किंतु के लिए बट दिस 50 रुपीज, 50 रुपए हो गया। आगे क्या होगा? फॉर व्हाट पर्पज, किस उद्देश्य लिखा है ना, बट फॉर व्हाट पर्पज दिस 50 रुपीज। ठीक है, आप पर्पज नहीं लिखना चाहते तो कुछ लोग इसे लिखे हैं बट वाई दिस 50 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। सोचने लगा कि कहीं ये किसी भिखारिन की चाल तो नहीं। सोचने लगा के लिए आई स्टार्टेड थिंकिंग। ठीक है, आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैं सोचने लगा, मैं यहां छुपा हुआ है। क्या? यह किसी भिखारिन, भिखारिन मतलब बेगर ही होगा, शी बेगर, फीमेल बेगर मत लिखिएगा। इज इट द ट्रिक या ए ट्रिक ऑफ बेगर, या इज इट ए, क्या होगा, ट्रैप बाई ए बेगर। कुछ लोगों ने इसका भी प्रयोग किया शाम को। ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। वेयर दे ट्रैवल टू ए डिस्टेंस इन गुड अटायर, अटायर का अनुवादक ने प्रयोग किया, अटायर मतलब कपड़े। वेयर दे ट्रैवल्स। ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे हम, अगर ए बेगर लिखा है तो दे का प्रयोग उचित है क्या? नहीं उचित है। वेयर इट या ही या शी, चूंकि भिखारन है तो वेयर शी का प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा। वेयर शी ट्रैवल्स इन ए गुड अटायर, खूब बन ठन के, डेली, रोज, रोजाना के लिए रोज। उसके बाद देखिए और है, यहां से वाक्य टूटा है तो एंड हो गया। एंड आस्क मनी, आस्क्स मैंने नहीं प्रयोग किया, आस्क मनी फ्रॉम द को पैसेंजर, नियमित अभ्यास है। सी आस्क्स, ये आस्क दोनों कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। ठीक है, इसके बाद करते हैं। जरूर कोई ना कोई उल्लू मिल ही जाता होगा। बस इस वाक्य पर आकर के मैं इस चर्चा को यहाँ विराम दूंगा। जरूर कोई ना कोई उल्लू मिल जाता होगा। अब आप अगर गूगल से अनुवाद करेंगे या बिंग से करेंगे तो इस उल्लू के लिए लोग आउल ही लिखते हैं, लेकिन ये उल्लू क्या जानवर है या पक्षी है? नहीं है ना। तो आप इसके लिए उल्लू के लिए डम्ब हेड मैंने एक शब्द ढूंढा है, आप लोगों को अच्छा लगे तो दूसरा ढूंढ सकते हैं।
जरूर मिल जाता होगा। अब इसमें देखिए यहाँ हमने भाव का अनुवाद किया है, जरूर कोई ना कोई उल्लू मिल जाता होगा। इसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक भाव डाला, आप भी ऐसे लिख सकते हैं, आई एम श्योर, मतलब निश्चित ही। ठीक है, इसके लिए आई एम श्योर लिखते हैं। अब कोई ना कोई मिल जाता होगा। अब यहाँ क्या है, हमने ए बेगर की जगह दे का प्रयोग किया, क्योंकि ऐसे बहुत लोग होंगे इसलिए दे का प्रयोग किया। अगर दे आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप शी लिख सकते हैं। मस्ट बी गेटिंग 1 or 2 सच डम्ब हेड। ये जो डम्ब हेड अक्सर प्रयोग होता है काठ के उल्लू या मूर्ख जैसे लोगों के लिए, जो दे देते हैं, कोई भी मांगे दे देते हैं। ठीक है, 1 or 2 सच डम्ब हेड, उसके आगे है मिल जाता होगा। अब यहाँ अपनी ओर से हु पेज देम जोड़ दिया गया है। आप ना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि भाव अनुवाद है और इसमें ये लिख देने से आपकी रुचि बढ़ जाती है उसकी तरफ। ठीक है, तो यहाँ तक मैं विराम देने की तैयारी में हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके बाद के अंश का अनुवाद करें तो आज मैं फंसा हूँ कल कोई अन्य लिख सकते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, आप वीडियो रहेगा आप वहाँ से लिख सकते हैं। आज मैं फंसा हूँ कल कोई अन्य, किंतु जाने क्यों कभी कभी मन में अंदेशा भी उठता है नहीं लिखा उन्होंने, उठता कि औरत सच भी हो सकती है। बड़ी उधेड़ बुन में था, मेरे सिखाए की जगह सिवाय है, यहाँ सिवाय समझिएगा। मेरे सिवा अन्य यात्रीगण भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन महिला ने मुझसे ही रुपए क्यों मांगे। यहाँ क्या सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही नजर आ रहा हूँ। इस अंश का अनुवाद मैंने आज के दोपहर के सत्र में, जो ऑफलाइन मेरे मित्र हैं, राम तिवारी जी पूछ रहे हैं डेली लाइव क्लास कितने बजे होता है। राम जी नमस्कार। देखिए लाइव क्लास समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि 9 साढ़े 9 बजे 5-10 मिनट आप लोगों से जुड़ूं। आप लोग आइए, हमारे साथ चर्चा होगी। मैसेज बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, उसके अनुसार हम फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन मेरी ये इच्छा है, सद इच्छा है कि एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और साथ में डीडीए ट्रांसलेटर का भी प्लान आ चुका है। डीडीए का तो मेरे ख्याल से सितंबर में ही परीक्षा हो जाएगी। यदि आप लोग उसके फॉर्म भर रहे हैं और मेरी सहायता चाहते हैं पेपर 2 में अनुवाद के लिए, तो इस तरह के सत्र में देता रहूँगा। आप लोगों को यदि लगता है कि कुछ और जानने की असीम इच्छा है तो आप संदेश बॉक्स में लाइव चर्चा की बात भेजिएगा, वो मैं देख लूँगा, फिर उसके अनुसार मैं कुछ फेरबदल करूँगा। एक और चैनल है हमारा राजेश शुक्ला भाषा, सर्च करिएगा राजेश शुक्ला भाषा एक साथ डाल करके। ठीक है, राम जी पीडीएफ लिंक के लिए मैं पहले अनुमति ले लूँ माला वर्मा मैडम से। आप अपना नंबर साझा कर दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा इस कहानी का। ठीक है, राम जी जब तक नंबर साझा कर रहे हैं तब तक हम आगे बात करते हैं। चूँकि लाइव चर्चा जैसे ही मैं छोड़ूंगा जो भी मैसेज है वो मिट जाता है, इसलिए आप अपना नंबर यहाँ साझा कर दें, मैं नोट कर लूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि इसका हमने दोपहर में अभ्यास कराया था बच्चों को। शनि रवि हमारा सत्र रहता है तो मैं वहाँ उनको बताया था, तो वो जो भेजते हैं मैं आपसे साझा कर दूंगा। ये पूरी कहानी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप लोगों ने, खुशबू जी का नंबर तो मेरे पास है, उनको शायद मैंने कराया भी था। ठीक है, और बाकी यदि आपको कहीं भी लगता है कि ऐसे सत्र में आप जुड़ना चाहते हैं लाइव जब मैं रहता हूँ, तो ऐसे सत्र के लिए आप नंबर नोट कर सकते हैं 9330937935। आप लोग इस नंबर पे चर्चा कर सकते हैं। कभी होगी तो संदेश उनके पास से मिल जाया करेगा। डॉक्टर राजेश शुक्ल जी हैं तो वो आपको बता दिया करेंगे कब हम होते हैं। ठीक है, राम जी मैं आपके नंबर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लाइव में बंद करने जा रहा हूँ। राम जी ठीक है, फिर बाद में आप संदेश दे दीजिएगा। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली चर्चा में हम जुड़ेंगे तो कुछ और नई बातों के साथ। स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं आप लोग चाहें तो इसका अनुवाद कर सकते हैं, और मैंने जैसा बताया हफ्ते में एक दिन मैं आप लोगों के अनुवाद की समीक्षा भी कर दिया करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।